लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस तक खत्म कर दिया था. Now we have to start with hyperconjugation. So जो hyperconjugation है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इधर उधर हो रहा था. तो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे से तीसरे पे, फिर वापस भी आ रहे थे. तो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से अलग अलग स्पीशीज में स्टेबिलिटी अटेन कर देते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपाउंड. तो ये सब कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से स्टेबिलिटी आती है. तो वो हम इसमें पढ़ते हैं. सो हाइपरकॉन्जुगेशन जो है इसमें आपके दिस इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन. सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन जो हमने रेजोनेंस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, रेजोनेंस वो भी एक तरीके का डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था. उसमें भी डीलोकलाइजेशन ही हो रहा था और इसमें भी आपका डीलोकलाइजेशन ही होगा. ठीक है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, बट कुछ डिफरेंस होगा दोनों में, तभी अलग अलग पढ़ते हैं. तो रेजोनेंस में जो है वो आपके पाई बॉन्ड्स एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड्स, लाइक जो बेंजीन का केस था या जो एंजीन का केस था. तो इसमें जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं तो हम इन्हीं का ट्रांसफर, इन्हीं को इधर गिरा रहे थे, फिर इसको इधर गिरा रहे थे. जैसे पाई बॉन्ड जो थे वो इन्वॉल्व थे, सिग्मा बॉन्ड्स कहीं भी पिक्चर में नहीं थे. सिमिलरली जब हम एनिलीन की बात कर रहे थे, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप. सो यहाँ पे जो है आपके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था. तो यहाँ पे लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बॉन्डेड नहीं है किसी भी और एटम से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ये यहाँ पे आ रहे थे और फिर आपका ये वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रांसफर हो रहे थे. सो जो रेजोनेंस था उसमें भी कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, बट डिफरेंस ये था कि वहाँ पे पाई बॉन्ड और सिर्फ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी. बट यहाँ पे जो बात होगी आपकी, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट आपके सिग्मा बॉन्ड्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होंगे. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो है आपके इसमें सिग्मा और पाई दोनों का काम है, तो इसलिए ये डिफरेंस है रेजोनेंस से, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं. नो व्हाट इज हाइपरकॉन्जुगेशन? हाइपरकॉन्जुगेशन जनरली जो है वो आपकी दो चीजों की स्टेबिलिटी बताते हैं. फर्स्ट स्टेबिलिटी बताता है, डिफाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट इज योर एल्कीन. कोई भी एल्कीन होगा मतलब डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जितना भी होगा, जिसमें कार्बन कार्बन और ये, तो इन सब ग्रुप्स की आपको स्टेबिलिटी बताएगा. कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है. एंड सेकंड जो आपकी स्टेबिलिटी बताएगा दैट इज कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने एक फर्स्ट वाले में आपके इंडक्शन वाले इफेक्ट में भी देखी थी. दैट वाज जब कोई कार्बोकैटायन बना हुआ है और उस पर कोई भी ग्रुप लगे हैं, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो जा रहा था, है ना, इन द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. जब भी ये CH3 थे या हाँ जो CH3 जितने भी हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो जितने ज्यादा CH3 उतना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा था कार्बोकैटायन को, और हमारा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होता चला जा रहा था. तो ये तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट से आपकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई थी. यहाँ पे हम हाइपरकॉन्जुगेशन को यूज करके भी हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं. सो व्हाट बेसिकली इज हाइपरकॉन्जुगेशन. अब हम शुरू करते हैं. बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मतलब कैसे होता है क्या होता है, बस एप्लीकेशन मतलब कैसे अप्लाई करेंगे ये सीखना जरूरी है. तो अगर मैंने कहा ये मैंने कंपाउंड दिया, आपको उसमें एल्केन दिख रहा है, और एक बात जो इसमें जानने वाली है कि जब भी आपका बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ पे जब भी एक सिग्मा, जब हाइपरकॉन्जुगेशन होगा, आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू पाई बॉन्ड. आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड में भेजा जाएगा. सिग्मा बॉन्ड कौन सा? ये सिग्मा बॉन्ड जो जनरली होगा 99% केसेस में आपका CH बॉन्ड.
CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा और पाई की जो बात है बेसिक को पता होना चाहिए। मैंने बताया भी था, अगर मैंने p ऑर्बिटल बनाई दैट इज डम्बल शेप, सो अगर मैंने 2 p ऑर्बिटल ऐसे बनाई है जिनकी सॉरी जिनकी ओवरलैपिंग कुछ ऐसे हो रही है, तो ये जो बॉन्ड होता है, जो हेड ऑन ओवरलैप होता है, जो साइड ऑन ओवरलैप होता है, तो एकदम बगल बगल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड ऐसी ओवरलैपिंग को हम आपका सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बट जब मैंने ये भी बताया था कि जब अगर हम p ऑर्बिटल को खड़ा करते हैं और अब हम इसकी ओवरलैपिंग करवाएं, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये बहुत अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे भी बहुत कम। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग या दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो बनती है वो आपकी पाई बॉन्ड के केस में बनती है। सो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड। सो अब हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, एक अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड। एक ही बॉन्ड है तो वो वन सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड बना है तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो फिर इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, तब बहुत कहीं कहीं यूज आ जाता है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में जो 3 बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा होता है एंड 2 पाई बॉन्ड ना। अब मैंने कहा कि पाई सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? जनरली CH बॉन्ड। जो जितने भी HH लगे होंगे एक एक करके बारी बारी बाहर निकलेंगे, मतलब टूट जाएंगे बॉन्ड और वो पाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो आपको CH बॉन्ड दिख रहा है, ये टूट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ दें और उसको पाई बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये कि ये बॉन्ड हम ऐसे दिखाएंगे कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर फर्दर आपका जो पाई है वो फिर फर्दर शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। सो जब एक भी बॉन्ड इधर गिरेगा तो अगला वाला अपने आप शिफ्ट होकर उधर चला जाएगा। तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें अब आपका ये ऊपर वाला बॉन्ड तो टूट गया। ठीक है, ऊपर वाला बॉन्ड टूट गया, ऊपर कुछ नहीं है। जो H है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है यहीं पे, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ये वाला बॉन्ड जो है ये उठ के कार्बन पे गिर गया, तो कार्बन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे सिंगल बचा एंड ये वाला जो CH था ये टूट गया, ये पाई में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से आपका ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये जो H था ये कहीं मॉलिक्यूल छोड़ के नहीं भाग जाएगा, मतलब बॉन्ड तो टूट गया है बट हम शो करेंगे कि यहाँ पे H प्लस बैठा रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके इमेजिनरी हैं, जितने भी आपके रेजोनेंस के हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं एरो बना बना के ऊपर, वो सब आपके इमेजिनरी हैं। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ उनमें से जो जितना वेटेज हमने बात की थी, जो जितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका उतना ज्यादा वेटेज होगा उस आपके ओरिजिनल हाइब्रिड में, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक ही एग्जिस्ट करता है स्पेस में, बट वो बनता कैसे है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस हाइब्रिड्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। बट जितने भी आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। सिमिलरली इन द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी आपकी जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे रेजोनेंस वाले, वो आपके रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जितने भी उसमें से जितना वेटेज वाला चीज होगा वही सेम रेजोनेंस की तरह जो जितना इंपॉर्टेंट होगा वो आपके रियल स्ट्रक्चर में आपको कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा ना। ये तो बना एक। अब हम अगर इसी से दूसरा बनाते हैं, अभी हमने एक हाइड्रोजन को हटाया है, अब हम दूसरे हाइड्रोजन को कर सकते हैं, इस वाले को सिमिलरली हम तीसरे वाले को कर सकते हैं। तो दिस गोज ऑन। अब जो है ये वाला क्या करेगा, एक वाला कार्बन ये वापस आने की कोशिश करेगा और ये बॉन्ड वापस अपनी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजोनेंस का हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस ओनली, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर होना है। इलेक्ट्रॉन जितना मूवमेंट करते रहेंगे मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती रहेगी। अगर मैंने कहा कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ गिरा और ये बॉन्ड यहाँ गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये रुक गया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन अगेन वांट्स टू कम बैक और ये वापस से अपना ये बॉन्ड बना लेगा, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर ही पहले कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वापस नॉर्मल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड इन कार्बन, ये ऐसे बन जाएगा
नाउ दिस अगेन दिस मॉलिक्यूल, अब इसको फिर से अब दूसरा कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, ये फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन करने की कोशिश करेगा और इस बार ये वाला आपका बॉन्ड टूट जाएगा। सो दिस विल गिव यू H+, और यहाँ पे कार्बन कार्बन साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नाउ ये वाला जो बॉन्ड है ये गिर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर वापस ये यहाँ जा जाएगा। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड अगेन कार्बन एंड दिस नेगेटिव चार्ज, just again this negative charge wants to come back और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका बॉन्डिंग वापस हो जाएगी and this will form CH और again आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपको वापस मिल जाएगा। so कार्बन एंड डबल बॉन्ड। अब थर्ड वाला हाइड्रोजन उसको दिख रहा है और उसके साथ भी यही सेम काम करेगा एंड दिस विल गो ऑन। जितने हाइड्रोजन उसको अपने बगल में ऐसा पॉसिबिलिटी दिखेगी कि वो कितने हाइड्रोजन को का बॉन्ड तोड़ के अपना डबल बॉन्ड बना सकता है, वो उतना का करता रहेगा एंड ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है। सो डिपेंड किस पे कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उतने ज्यादा आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। जैसे ऊपर रेजोनेंस में पढ़ा था, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपके कंपाउंड की। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने ज्यादा आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे कंपाउंड बना पाएगा, उतने ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम 1, 2 और 3 हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर सकते हैं और आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने बन जाएंगे। यहाँ से पहले एक ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, देन ये वापस आएगा और ओरिजिनल वाला बन जाएगा, देन दूसरा वाला हाइड्रोजन टूटेगा, सेकंड ये बन जाएगा और इस बार यहाँ पे जब ये वापस आएगा तो वो उसका बन जाएगा, है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड ये वाला बन जाएगा। अब जब थर्ड वाला कार्बन टूटेगा तो उसका एक बन जाएगा फोर्थ, मतलब जब ये वाला अब भी वापस ओरिजिनल बन गया, अब ये थर्ड वाला बोलेगा मुझे तोड़ो, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा और ये यहाँ चला जाएगा। सो अब आपका जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड कार्बन एंड माइनस, तो यहाँ पे H+ रहेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ रेजोनेंस, जो हमारी न्यूक्लियाई की पोजीशन थी वो हमने एक रूल में पढ़ा था, न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। वो सेम किस यहाँ पे भी है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आपकी कोई न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ इधर उधर करना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कोई भी होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हिलेंगे, आपके एटम्स नहीं हिलेंगे, कोई भी न्यूक्लियाई नहीं हिलेगा, सब अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। तो जो H गया, H ने जो अपना बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बट H यहाँ पे बैठा रहेगा H+ के फॉर्म में, क्योंकि उसे पता है कि अभी कार्बन वापस आएगा और इसको मेरी जरूरत वापस पड़ेगी। सो ये यहीं बैठा रहेगा और वापस इसके आने का इंतजार करेगा इलेक्ट्रॉन के, और फिर से ये बॉन्ड बना लेगा इस हाइड्रोजन के साथ, देन अगेन वो फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन, एंड इट विल गो, मतलब स्ट्रक्चर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। बट हम रिपीटेड स्ट्रक्चर्स को नहीं काउंट करेंगे, तो हम टोटल रेजोनेंस कितने, एक ओरिजिनल, देन योर सेकंड वन दिस, कि पहला हाइड्रोजन टूटा, देन थर्ड दिस, दूसरा हाइड्रोजन टूटा, एंड थर्ड फोर्थ दिस, तीसरा हाइड्रोजन टूटा। ऐसे आपके जितने हाइड्रोजन होंगे आपके उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतनी ज्यादा आपके कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। सिमिलरली फॉर द, ये हमने बात की एक एल्केन की स्टेबिलिटी की। नाउ फॉर कार्बोकैटायंस, अगर हम ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आपका कार्बोकैटायंस पे लगाएं, तो अगर आप बुक रीड करेंगे तो आपको काफी इसमें मतलब थोड़ी हार्ड सी लैंग्वेज दिखेगी, प्योर केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज दिखेगी कि आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोकैटायन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पर उतने सब में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना सब कुछ नहीं जानना, ये सब कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं पढ़ाया जाता। बट बस इतना पता होना चाहिए हमें कि अप्लाई कैसे करना है हाइपर कॉन्जुगेशन को। वो कहने का इसका मतलब है कि जो अगर मैंने कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल लिया, तो कार्बोकैटायन में एक आपका p ऑर्बिटल खाली होगा, बिकॉज जो आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो sp3, जो अभी मैं बात बोलने जा रही हूँ ये मैंने भी पढ़ाई नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो हो सकता है आपको ये बात ना भी पता हो, तो हो सकता है थोड़ा समझ भी ना आया अभी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। sp3 होता है आपका जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन ये वर्ड ही बहुत अपने में बहुत एक बड़ा वर्ड है, तो इसलिए अभी मैं इसमें नहीं जा रही हूँ। बट क्योंकि कार्बोकैटायन एक sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बस ये समझ लीजिए कि अगर कोई कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बट अगर उसने एक बॉन्ड तोड़ रखा है, मतलब एक कार्बोकैटायन बना रखा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। sp3 और sp2 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक p ऑर्बिटल इसमें खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, एक p ऑर्बिटल खाली है, तो वो इसका p ऑर्बिटल जो यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड टूटने वाला है यहाँ से, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने वाला है और इसके
जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पाई, खाली वाले पाई में जाने वाले हैं और वो यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में आपको विजिबल होंगे। मतलब है कि अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया CHH और C, तो यहाँ पे कोई भी दो ग्रुप लगे क्योंकि कार्बोकेटायन है ना, तो 3 बॉन्ड नहीं बनाया होगा, तो सॉरी 4 बॉन्ड नहीं बनाया होगा, 3 बॉन्ड बनाया होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी R मतलब R मीन्स एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कैन बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वो सब बात की बात है। बट अगर यहाँ पे मैंने कहा 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, सो अब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा H प्लस यही रहेगा, आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे और आपका डबल बॉन्ड CR है। तो आपका इस प्रोसेस से आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन पे यहाँ पे पॉजिटिव था, अब वो चार्ज हट गया, सो इट बिकेम स्टेबल। अभी वापस से ये बॉन्ड जो है ये इसको देगा, तो वापस से बॉन्ड जुड़ जाएगा, फिर ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा और CHH यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बोकेटायन और यहाँ पे आ रहा है। अब अगली बार दूसरा हाइड्रोजन टूटेगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन टूटेगा और ऐसे जितने हाइड्रोजन होंगे वो एक एक करके टूटेंगे और आपके बॉन्ड को स्टेबिलिटी देते रहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कौन से हाइड्रोजन देंगे? क्या सब हाइड्रोजन देंगे? नहीं, सब हाइड्रोजन नहीं देंगे, अल्फा हाइड्रोजन देंगे, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देंगे। क्या देंगे? ओनली अल्फा हाइड्रोजन विल डोनेट electron to high bond in hyperconjugation. अभी अल्फा हाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो कुछ नहीं है, अल्फा इलेक्ट्रॉन बीटा इलेक्ट्रॉन, ये आगे आने वाली ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज होगा, अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन। सो कुछ नहीं करना है, जो C डबल बॉन्ड C वाला बॉन्ड होगा, ठीक है, इसके बगल में कुछ कार्बन हो सकता है, इसके बगल में कुछ कार्बन हो सकता है, फिर और हो सकते हैं और हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। सो जो हमको शुरू करना है यहाँ से देखना, जो C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन होंगे, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, बगल वाला फर्स्ट कार्बन इज योर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। सिमिलरली इधर आपको ये अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड C के बगल वाला कार्बन इज योर बीटा कार्बन, सिमिलरली ये भी आपको बीटा कार्बन। C डबल बॉन्ड C वाले दोनों कार्बनों को नहीं कुछ करना है, इनके बगल वाला फर्स्ट इज अल्फा, इसके बगल वाला फर्स्ट इज अल्फा, इसके बगल के बगल वाला इज बीटा एंड इसके बगल के बगल वाला इज बीटा। तो ये तो हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, वेरी सिंपल में, जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगे होंगे वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और जो हमारे बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लगे होंगे वो हमारे बीटा हाइड्रोजन। मतलब C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, जितने हाइड्रोजन हमारे C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन पे लगे होंगे वो सारे हाइड्रोजन हमारे बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करने वाला है? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन। सो स्टेबिलिटी कितनी होगी? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बार बार, उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। सो मतलब C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बनों पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर एल्कीन और योर कार्बोकेटायन बोथ। इसका एप्लीकेशन जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था, कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल था? जो टर्शरी था, राइट, जो टर्शरी था जिसमें 3 CH3 लगा दिए थे, तो ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे थे कार्बोकेटायन को, तो इससे ये स्टेबल हो गया था। सिमिलरली इससे कम जो था वो आपका सेकेंडरी था जिसमें 2 CH3 थे, और इससे कम आपका 1 डिग्री था जिसमें 1 CH3 था, और इससे कम आपका ये वाला कार्बोकेटायन अगर किसी ने बना दिया तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, बिकॉज इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम जो स्टेबिलिटी देख रहे थे कार्बोकेटायन की, इलेक्ट्रॉन से देख रहे थे कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है उससे। अब जो हम यहाँ पे
ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन हम स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, वो हम अब आपकी अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। अगर मैंने कोई कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है, तो इसमें 3 ग्रुप लगे हैं, यही वाला सेम ऊपर वाला CH3 CH3 CH3, फिर मैंने एक बना दिया सेकेंडरी वाला जिसमें हमारे सिर्फ 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, ये और एक हाइड्रोजन, और फिर मैंने बना दिया एक प्राइमरी वाला जिसमें हमारा सिर्फ एक CH3 लगा है और 2 हाइड्रोजन, फिर मैंने बना दिया एक ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसमें अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, सो मैंने बोला जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये कार्बन जो है, ये तो मैंने एल्कीन की में अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन बता दिया। सिमिलरली जो कार्बोकेटाइन होगा उसमें भी यही बात चलेगी। कार्बोकेटाइन वाला कार्बन बीच में, इसके इधर इधर इसके बगल जस्ट बगल वाला अल्फा और उसके जस्ट बगल वाला आपका कार्बन जो होगा दैट इज बीटा, और उसके बाद भी अगर कोई लगाए तो गामा एंड सो, इतना तक जाता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अल्फा और बीटा में ही बात खत्म हो जाती है। तो एल्कीन में आपको ये दोनों कार्बन के बगल बगल वाले देखने हैं, कार्बोकेटाइन में एक ही कार्बन होगा तो उसमें आपको इसके बगल वाला अल्फा दोनों तरफ और उसके भी बगल वाला बीटा दोनों तरफ। तो सिमिलरली इससे जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, और इससे जो जो बीटा वाले से लगे होंगे वो आपके बीटा हाइड्रोजन। तो एल्कीन में भी होंगे ये, और ये कार्बोकेटाइन में भी अल्फा बीटा चलेगा। तो कार्बोकेटाइन के केस में मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये आपका बीच वाला कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन, ये इसके बगल वाला कार्बन ये भी है और इसके बगल वाला कार्बन ये भी है, तो इसमें 3 अल्फा कार्बन है। उन 3 अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तो भाई इस पे 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो यानी इसमें टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में देखें तो ये कार्बन बीच वाला कार्बन, इस पे बगल वाले में एक अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, इस पे इधर कोई कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन 3, तो टोटल जो आया यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें तो ये बीच वाला कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन सिर्फ एक ही है, उस पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। आपको अपने आप ही दिख रहा है कि जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा आपका बार बार हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, उतनी ज्यादा आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे और आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर वुड बी लाइक दिस। तो ये हमने जो एक्सप्लेन किया था, ये दिस वाज अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देख रहे थे। यहाँ पे जो हमने चीज एक्सप्लेन की है, दिस इज ड्यू टू योर हाइपर कॉन्जुगेशन। आपकी स्टेबिलिटी सेम आएगी, आप किसी भी चीज से कंपेयर करेंगे आपकी स्टेबिलिटी सेम आएगी। दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी? बिकॉज उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। So this was stability of कार्बोकेटाइन। अब अगर हम यही चीज अप्लाई करनी हो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं बता सकते, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से ही बता सकते हैं। सो जो भी एग्जांपल्स ले लें, अगर हम कुछ ये बना दें जिसमें चारों तरफ CH3 लगा दें, अब आपको समझ में आ ही क्या होगा, देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। फिर हम 3 तरफ CH3 लगा दें, देन हम 2 तरफ CH3 लगा दें सिर्फ, फिर हम एक और बनाए जिसमें 2 ही तरफ लगाए, बट इस बार सिस बनाते हैं, एक ट्रांस एक सिस, इसकी स्टेबिलिटी डिफर कर जाएगी। देन हम एक CH3 बनाए सिर्फ, और फिर हम एक भी CH3 ना बनाए। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। सो अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एल्कीन वाले कार्बन है। अब इनके बगल वाले कार्बन देखना है, इसके बगल में 1 2, इसके बगल में 1 2, तो टोटल 4 हमारे पास अल्फा कार्बन है।
अब इनसे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इधर 3 6 9 12, तो टोटल यहाँ पे हो गया आपके 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए तो ये वाला कार्बन आपका एल्कीन वाला कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। सो इनसे लगे हुए हाइड्रोजन 3 6 9, यहाँ पे टोटल आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखे तो ये एल्कीन वाले कार्बन है, इससे लगे हुए बगल में लगे हुए दो मतलब कि आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखें तो इसके बगल में 1 और 2, तो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे देखें तो ये एल्कीन और एल्कीन वाला कार्बन है, इसके बगल में भी ब्रेक लगा हुआ है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई भी बगल में कार्बन नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 अल्फा हाइड्रोजन। सो अब हमको स्टेबिलिटी देखनी है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने स्टेबिलिटी, तो ये। अब बात सच्ची, यहाँ पे एक सिस है एक ट्रांस है, ऑलवेज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये ट्रांस वाला है और ये सिस वाला है। व्हाई? बिकॉज ये जो दो CH3 ग्रुप है, हम लिखने में तो 2D में तो लिख देते हैं ये CH3 है, तो हमको लगता है ये स्पेस में सिर्फ इतनी सी जगह ले रहा होगा, नहीं, ये CH3 हम लिखने में ऐसे लिख देते, बट CH3 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो आपका वही टेट्राहेड्रल वाला बन जाता है स्पेस में, तो ये कुछ ऐसा ग्रुप बन जाता है और यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन लगा होगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी जगह ले रहा है ये स्पेस में एक्चुअली। हम लिखने में ऐसे लिख देते हैं छोटा सा ग्रुप है, बट छोटा सा ग्रुप नहीं है, ये काफी बड़ा ग्रुप। तो अगर एक बड़ा ग्रुप और दूसरा बड़ा ग्रुप आपस में बगल बगल बैठेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दोनों CH3 थे ये दोनों बहुत पास पास है, हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे इतनी जगह है बीच में, बट ये जगह एक्चुअली में 3D में होगी नहीं, बिकॉज ये भी अपने पूरे हाइड्रोजन फैला के बैठा होगा और ये भी अपने तीनों हाइड्रोजनों को फैला के बैठा होगा, तो ये रिपल्शन क्रिएट करेगा। ट्रांस में ये चीज जो है, एक CH3 इस तरफ है, एक CH3 एकदम अपोजिट साइड है, और हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप है, हाइड्रोजन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एक छोटा ग्रुप है, तो ये इतना ज्यादा रिपल्शन कॉज नहीं करेगा, इसलिए आपकी ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा सिस से ज्यादा रहेगी। इसलिए हमने दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, बट हमने यहाँ पे सिस और ट्रांस से कंपेयर किया, बाकी हम जो है अल्फा हाइड्रोजन से ही कंपेयर करेंगे। सो ये जो 6 अल्फा हाइड्रोजन ये ज्यादा स्टेबल होगा 3 से, और 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा आपका 0 से। जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को आएगी, आप हमेशा अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और कार्बोकैटायन के केस में जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इन द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इन द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी खत्म। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट आगे आता रहेगा, मतलब आगे आने वाली ऑर्गेनिक में कहीं कहीं यूज होता रहेगा, तो वो वहाँ पे जहाँ पे भी अप्लाई होगा वहाँ हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करके रखती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वर्ड आ रहा है तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तो होनी ही है, विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब क्या है कहने का, अगर बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आएंगे वो आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जनरली हम इन तीनों को लेते हैं, इन्हीं के साथ जनरली आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है। तो मैंने कहा 2 HF के मॉलिक्यूल है, HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और एक और HF का मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी, H और F के बीच में, H और F कुछ बॉन्डिंग करके बैठे होंगे। एक और मॉलिक्यूल आया, उसका भी कुछ ऐसे दिख रहा होगा, फिर एक और आएगा HF, उसका भी कुछ ऐसे दिख रहा होगा। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड में ऐसे एडजस्टेड होंगे। अब ये दोनों बॉन्डिंग है नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो जाएगी दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही और मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में, तो दिस फ्लोरीन एंड दिस हाइड्रोजन, दिस फ्लोरीन एंड दिस हाइड्रोजन, सो दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, ये आपस में काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड है बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां पे भी हाइड्रोजन को मौका मिलेगा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग बनाने का, वो तुरंत बना लेगा। लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो वो रेडली बॉन्डिंग करता है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब इजिली ब्रेक होने वाला बॉन्ड नहीं है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एसिड बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में काफी बांध के रखती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स। आपकी बुक में इसमें नहीं दिया है, बट आपकी बुक में 2 लाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब 3-4 घंटे भी पढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका क्या मतलब है? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। दिस मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, दिस इज इंटर। इंट्रा मीन्स विद इन वन मॉलिक्यूल, जो आपकी बॉन्डिंग अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है और उनके आपस के बीच में बॉन्डिंग है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो अगर इस लेवल पे भी ये नहीं पढ़ा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या? तो नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि हम उससे एक एसिड की, मतलब 2 एसिड्स की एसिडिटी कंपेयर करें, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो आपका ये दिया है, बेंजीन बनाइए, यहाँ पे आपको COOH। अच्छा, अब एक बात याद करेंगे कि एसिडिटी, एसिड की एसिडिटी देखने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या चीज देखेंगे उसमें। हमने ये डिस्कस किया, उन्होंने 2 एसिड दिए हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि एसिड कितना एसिडिक है वो इस पे डिपेंड करेगा कि H+ निकलने के बाद उसका एनायन जो बचा है वो कितना स्टेबल है। लाइक अगर मैंने कहा कि इस एसिड की एसिडिटी बतानी है, तो भाई ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि H+ कैसा है, H+ तो हर ही एसिड का सेम होगा ना। ये डिपेंड करेगा कि O- जो आपका एनायन बचा ये कितना स्टेबल है। अगर ये बहुत स्टेबल है तो आपकी वो H+ को इजीली जाने देगा, अगर ये नहीं स्टेबल है तो वो आपके H+ को पकड़ के रखेगा, इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी एनायन बनेगा, पर यहाँ पे आप देखोगे कि एक OH बैठा हुआ है नीचे, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट सेकेंड वाले केस में ये जो H है और ये जो O है, इसको एक मिल गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बना लेगा आपस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बनाते ही ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया, बिकॉज अभी ऑक्सीजन जो है इन सबको भी दे सकता है। इसलिए आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल है दिस इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो गई, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। तो इसकी दिस इज लेस एसिडिक एंड दिस इज मोर एसिडिक। अगर हम ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर लगाए, इसकी पीके वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी और इसकी पीके वैल्यू ऑब्वियसली आपकी कम होगी। तो पीके वैल्यूज कोई रटने वाली चीज नहीं है, जो भी ठीक है डेटा दिया होता है, मतलब पढ़ते पढ़ते ये थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि जो मेन एसिड्स हैं उनका पीके क्या होता है, और जो इम्पोर्टेंट एसिड है उनका पीके धीरे धीरे थोड़ा बहुत 1-2 वैल्यूज याद हो जाती है, जिससे कि कंपेयर करने में आसानी रहती है। बट अभी कुछ याद, ये सब याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि अगर कोई 2 एसिड आ गए तो इनकी एसिडिटी कंपेयर कैसे करेंगे। हमेशा एनायन को देख के चेक करेंगे, H+ तो दोनों में निकलेगा, जो बचा हुआ एनायन है वो स्टेबल होना चाहिए। ये बात पूरी ऑर्गेनिक में वैलिड रहेगी कि जब भी एसिड की एसिडिटी चेक करेंगे हमेशा एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पे एनायन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे O को H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मौका मिल गया, इससे आपका पीके में काफी फर्क आ गया। इसका पीके काफी कम है जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा है। तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक बेसिक पार्ट ही, मतलब मैंने तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया है बुक से, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आगे आएगा इसके एप्लीकेशन, हम वही वही सबको अप्लाई करेंगे। मतलब हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 4 तरीके के जीओसी में मेन चीजें हैं जो आप, एक और है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और एक इफेक्ट है बट वो आपने दिया ही नहीं हुआ है, देखते हैं उसका जहाँ पे भी काम पड़ेगा उसको वही पढ़ा देंगे। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बात ये रह गई है, इसके अलग अलग नाम,
इसके अलग अलग, एक तो नाम है भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसके नाम लिख लीजिएगा, इसके नाम अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब है बिकॉज नो बॉन्डिंग, यहाँ पे जो जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका बॉन्ड ही टूट जाता है, तो मतलब कोई अब हाइड्रोजन और इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है। बॉन्ड तोड़ तोड़ के रेजोनेंस हो रहा है। सेकेंड इसका एक नाम है बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट नाम है क्योंकि बेकर नाथन नाम के साइंटिस्ट ने हाइपर कॉन्जुगेशन को बताया था पहली बार, इसलिए इसका नाम बेकर नाथन इफेक्ट है। नो बॉन्ड रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है एंड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। ये चार नाम है, किसी भी नाम पे पूछ सकता है, तो मतलब कोई नई चीज नहीं है, सबका मतलब एक ही है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। सो अब यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टेरिक इफेक्ट, थोड़ा बड़ा यूनिट है ये वाला।